गवार गवार गवार, ये शब्द करण के कानों में हमेशा गूंजते रहते थे। उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती जब उसके बड़े भैया ही उसे गवार कहते हैं। श्याम प्रसाद जी अपने पुराने खटिये पर बैठे हुक्का पी रहे थे और उनकी पत्नी सावित्री देवी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। तभी घर के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी। गांव के बच्चे दौड़ते हुए वहां पर जमा हो गए और कार से उतरा अरुण, जो कई साल पहले जाकर शहर में बस गया था। महंगे कपड़े, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसके पीछे उसकी पत्नी रश्मि भी उतरी, जिसने गांव की तरफ ऐसे देखा जैसे किसी गंदी जगह पर आ गई हो। आंगन में घुसते ही अरुण ने अपने छोटे भाई करण को देखा, जो गायों के लिए चारा काट रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और माथे पर पसीना चमक रहा था। अरुण जोर से हंस पड़ा। ओए गवार, मेरी बात ध्यान से सुन। आखिर कब तक तू ये गोबर ही उठाता रहेगा? 25 साल का हो गया है तू। मेरे साथ शहर चल और मेरे घर के कुछ काम कर दिया करना। 10,000 रुपये महीने का दे दिया करूँगा। उसके शब्द तीर की तरह करण के दिल में उतर गए। करण ने चारा काटना रोका, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वो शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं भैया, मैं गवार ही सही। आप शहर में आराम से रहो। मैं यहाँ अम्मा और बाबूजी के साथ खुश हूँ। आप तो बस अपने हिस्से का अनाज लेने आते हो। आपको तो उनसे कोई मतलब ही नहीं। करण की बात सुनते ही अरुण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा जैसे उसके छोटे भाई ने उसकी इज्जत पर चोट कर दी हो। अगले ही पल उसने करण के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा आंगन सन्न रह गया। सावित्री देवी के हाथ से रोटी तवे पर जलने लगी और श्याम प्रसाद जी घबराकर खड़े हो गए। करण ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी अंदर से करण की पत्नी कनिका दौड़ती हुई बाहर आई। उसने अपने पति के लाल पड़े गाल को देखा तो उसका खून खौल उठा। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, भैया आप अपनी हद में रहिए। आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलते रहेंगे। इतनी देर से मैं देख रही हूँ आप इन्हें गवार, देहाती, अनपढ़ और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। आप यहाँ आते हैं, हम आपको पूरी इज्जत देते हैं और आप हम सबका ही अपमान करते हैं। कनिका की बातें सुनकर अरुण बुरी तरह तिलमिला गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गांव वाले अब उससे डरते नहीं हैं। कनिका की बात, मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। ड्राइवर को भेज देते, वो खुद ही ले जाता। वैसे भी यहाँ पर इतनी बदबू आती है, मैं तो यहाँ पर कभी ना आऊँ। अरुण ने गुस्से में अपना सामान कार में रखवाया और बिना कुछ बोले दोनों वहाँ से लखनऊ के लिए निकल गए। कार धूल उड़ाती हुई गांव से दूर चली गई, लेकिन उसके पीछे घर में भारी सन्नाटा छोड़ गई। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें दुख इस बात का था कि उनके दोनों बेटे एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे हैं। उधर करण अब भी चुप खड़ा था। उसके गाल पर पड़े थप्पड़ से ज़्यादा दर्द उसे अपने बड़े भाई के शब्दों से हुआ था। अरुण के जाने के बाद करण ने कनिका को डांटना शुरू किया। कनिका, वो मेरे बड़े भाई हैं। अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो क्या हुआ? तुम्हें उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। करण की आवाज़ में नाराज़गी कम और अपने भाई के लिए सम्मान ज़्यादा था, लेकिन कनिका की आंखों में आंसू आ गए। वो भर्राए गले से बोली, देखिए जी, कोई आपको गवार बोले या आपके ऊपर हाथ उठाए, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कितने मेहनती हैं ये पूरा गांव जानता है। सुबह से रात तक आप खेत, गाय और घर सब संभालते हैं, फिर भी लोग आपको छोटा समझते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप गांव में रहते हैं। अब आपको मेरे खातिर कुछ बड़ा करना होगा। आपको सबको साबित करना होगा कि गवार और देहाती भी बहुत कुछ कर सकती हैं।
उस रात करण देर तक सो नहीं पाया। कनिका की बातें उसके कानों में गूंजती रही। वो बाहर आंगन में बैठा आसमान की तरफ देखता रहा। उसे बचपन के वो दिन याद आने लगे जब अरुण उसे अपने कंधों पर बैठाकर मेले में घुमाने ले जाता था। शहर जाकर आखिर उसका भाई इतना कैसे बदल गया। करण की आंखों से आंसू बह निकले। तभी श्याम प्रसाद जी उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या शहर से नहीं होती। मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। आज तेरे भाई को ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन एक दिन जरूर समझ आएगी। अगली सुबह करण हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने गायों को चारा डाला, खेतों में पानी लगाया और फिर चुपचाप बैठकर सोचने लगा। तभी गांव का एक आदमी उसके पास आया और बोला, पास के शहर में डेयरी का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग दूध और घी का बड़ा व्यापार कर रहे हैं। करण के मन में पहली बार कोई सपना जागा। उसे लगा कि शायद यही वो रास्ता है जिससे वो खुद को साबित कर सकता है। शाम को उसने कनिका से अपनी बात साझा की। कनिका की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने तुरंत अपने कुछ गहने निकालकर करण के हाथ में रख दिए। ये रख लीजिए, अगर मेरे गहनों से आपका सपना पूरा हो सकता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। करण की आंखें भर आई। उसने गहने वापस करते हुए कहा, नहीं कनिका, मैं तुम्हारे गहने नहीं बेचूंगा। कनिका मुस्कुराकर बोली, पति का सम्मान ही पत्नी का सबसे बड़ा गहना होता है। जिस दिन लोग आपको इज्जत से देखेंगे उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने सब पा लिया। उस रात पहली बार करण के दिल में कुछ बड़ा करने की आग जल उठी। उसे अब खुद को नहीं बल्कि अपने माता पिता और अपनी पत्नी के विश्वास को साबित करना था। उसने ठान लिया था कि अब वो सिर्फ गोबर उठाने वाला गवार नहीं कहलाएगा। अब वो अपने नाम की पहचान खुद बनाएगा। अगले ही दिन से करण के जीवन की दिशा बदलने लगी। वो अब सिर्फ खेतों और गायों तक सीमित नहीं रहना चाहता था, बल्कि अपने छोटे से काम को एक बड़े कारोबार में बदलने का सपना देखने लगा था। सुबह 4 बजे उठना, गायों की सेवा करना, दूध निकालना और फिर गांव-गांव जाकर लोगों से डेयरी के बारे में जानकारी लेना उसकी दिनचर्या बन गई। गांव के कई लोग उसकी बातें सुनकर हंस देते। कोई कहता, अरे करण, ये बड़े लोगों के काम है, तेरे बस की बात नहीं। तो कोई ताना मारता, जिसे शहर वाले गवार कहते हैं वो अब बड़ा व्यापारी बनेगा। करण सब सुनकर भी चुप रहता। उसके दिल में अब अपमान से ज्यादा अपनी पत्नी और माता पिता की उम्मीदों की आवाज गूंजती थी। कनिका हर कदम पर उसके साथ खड़ी थी। घर के खर्चे कम करने के लिए उसने खुद सिलाई का काम शुरू किया। दिन भर घर के काम करने के बाद वो रात को लालटेन की रोशनी में कपड़े सीती रहती। कई बार उसकी आंखें दर्द से भर जाती, लेकिन जब भी वो करण को थका हुआ देखती तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। एक रात करण ने उसे सिलाई करते हुए देखा तो उसका दिल भर आया। वो धीरे से बोला, तुम इतना सब क्यों कर रही हो कनिका? कनिका मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मुझे अपने पति पर भरोसा है। जिस इंसान ने कभी अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ा, भगवान भी उसे कभी खाली हाथ नहीं रखेंगे। उधर शहर में अरुण अपनी जिंदगी में व्यस्त था। उसने गांव की घटना को अपने दोस्तों के बीच मजाक बनाकर पेश किया। वो अक्सर कहता, मेरा छोटा भाई अभी भी गोबर उठाता है और खुद को बड़ा समझता है। उसकी पत्नी रश्मि भी करण और कनिका का मजाक उड़ाती, लेकिन अरुण को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस भाई को वो गवार समझ रहा है वही धीरे धीरे अपनी मेहनत से नई पहचान बनाने की राह पर निकल चुका है। कुछ दिनों बाद करण ने गांव के साहूकार से कर्ज लेकर 2 नई दुधारू भैंसें खरीदी। जब वो उन्हें घर लेकर आया तो श्याम प्रसाद जी की आंखें भर आई। उन्होंने गर्व से अपने बेटे को देखा और बोले, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तू ईमानदारी से काम करेगा तो भगवान जरूर तेरा साथ देंगे। सावित्री देवी भी रोज सुबह भैंसों के लिए चारा तैयार करती
और बेटे की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती। पूरा परिवार अब एक सपने के लिए साथ खड़ा था, लेकिन हर सपना आसान नहीं होता। डेयरी का काम शुरू होते ही मुश्किलें भी सामने आने लगी। कभी भैंस बीमार पड़ जाती तो कभी दूध वाले पैसे समय पर नहीं देते। कई बार ऐसा हुआ कि करण पूरा दिन मेहनत करता और शाम को उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। एक रात वो बेहद टूट चुका था। उसने बहुत ही थके स्वर में कहा, शायद गांव वाले सही कहते हैं, ये काम मेरे बस का नहीं। उसकी बात सुनकर कनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती थी। अगर आज आपने हार मान ली तो जिंदगी भर लोग आपको गंवारी कहते रहेंगे। आपने खुद से नहीं, अपने सम्मान से लड़ाई शुरू की है। कनिका की बातों ने करण को फिर संभाल लिया। अगले दिन वो पास के शहर गया और वहां की बड़ी डेयरियों को ध्यान से देखने लगा। उसने सीखा कि दूध को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, ग्राहकों से कैसे व्यवहार किया जाता है और व्यापार को कैसे बढ़ाया जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगा। उसने गांव के कुछ बेरोजगार लड़कों को भी अपने साथ काम पर लगा लिया। अब उसका छोटा सा डेयरी का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। लगातार बारिश की वजह से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। गांव में पैसों की भारी तंगी आ गई। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होने लगे। ऐसे समय में करण ने अपने डेयरी के दूध को गांव के गरीब घरों में मुफ्त बांटना शुरू कर दिया। सावित्री देवी ने चिंता जताई, बेटा हमारा खुद का काम अभी नया है, इतना सब मुफ्त में बांटेंगे तो नुकसान हो जाएगा। करण मुस्कुरा कर बोला, अम्मा, जब गांव वाले भूखे होंगे तो हमारी तरक्की किस काम की। करण की यही बात धीरे धीरे पूरे गांव के दिल में उतर गई। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी तारीफ करने लगे। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, करण पढ़ा लिखा भले कम हो लेकिन दिल का बहुत बड़ा है। श्याम प्रसाद जी अपने बेटे की बातें सुनकर गर्व से भर जाते। उन्हें लगने लगा था कि उनका छोटा बेटा सच में कुछ बड़ा करने वाला है। कुछ महीनों बाद करण की डेयरी गांव की सबसे बड़ी डेयरी बन चुकी थी। अब उसके यहाँ रोज कई गांवों से दूध आने लगा था। उसने अपने डेयरी का नाम माँ सावित्री डेयरी रखा। जब उसने बोर्ड पर अपनी माँ का नाम लिखा तो सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ और बोली, भगवान हर माँ को तेरे जैसा बेटा दे। उसी शाम शहर में बैठे अरुण को किसी रिश्तेदार ने फोन करके बताया कि करण की डेयरी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले तो अरुण हंस पड़ा, लेकिन जब उसने सुना कि गांव के लोग अब करण की बहुत इज्जत करते हैं तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके अंदर एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस भाई को वो गंवार कहकर अपमानित करता था वही आज गांव का सम्मान बनता जा रहा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और करण की मेहनत रंग लाने लगी। अब उसकी माँ सावित्री डेयरी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि आसपास के कई कस्बों तक उसका नाम पहुंच चुका था। सुबह होते ही डेयरी के बाहर दूध लेने वालों की लंबी लाइन लग जाती। गांव के जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था वही आज उसके सामने सम्मान से सिर झुकाकर खड़े रहते। मगर करण के अंदर जरा भी घमंड नहीं आया। वो आज भी उसी सादगी में रहता था। अपने हाथों से गायों को चारा खिलाता और हर मजदूर को परिवार का हिस्सा समझता। कनिका दूर खड़ी अपने पति को देखती तो उसकी आंखें गर्व से भर जाती। उसे याद आता कि यही इंसान कभी अपने बड़े भाई के अपमान से चुपचाप आंसू पी जाया करता था, लेकिन आज वही इंसान दूसरों के लिए उम्मीद बन चुका था। एक रात कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा जी, मैंने कहा था ना कि गांव वाले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। करण हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं न कहीं एक दर्द अब भी बाकी था। वो धीमे स्वर में बोला, काश भैया ये सब अपनी आंखों से देखकर खुश होते। उधर शहर में अरुण की जिंदगी
उतनी अच्छी नहीं चल रही थी जितनी वो लोगों को दिखाता था। उसने बड़े बड़े सपने देखकर कई जगह पैसा लगा दिया था, लेकिन उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। ऊपर से शहर की जिंदगी का खर्च अलग था। रश्मि आए दिन उससे महंगे सामान की मांग करती रहती। अरुण बाहर से भले ही खुद को सफल दिखाता, लेकिन अंदर ही अंदर वो तनाव में डूब चुका था। तभी एक दिन उसके एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, सुना है तुम्हारा गांव वाला भाई आजकल बड़ा आदमी बन गया है। ये सुनते ही अरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपने छोटे भाई की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जहां इलाके के सबसे सफल किसानों और व्यापारियों को सम्मानित किया जाना था। गांव के प्रधान ने खुद करण को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। ये बात पूरे गांव में फैल गई। श्याम प्रसाद जी के चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। उन्होंने अपनी पुरानी धोती निकाल कर रखी और बोले, आज मेरा बेटा पूरे गांव के सामने सम्मान पाएगा। सावित्री देवी तो खुशी के मारे रात भर सो ही नहीं पाई। कार्यक्रम वाले दिन पूरा गांव सजाया गया था। मंच पर बड़े बड़े लोग बैठे थे। जैसे ही करण का नाम पुकारा गया, तालियों की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। करण साधारण कुर्ता पैजामा पहनकर मंच पर पहुंचा। उसे सम्मान स्वरूप शॉल और ट्रॉफी दी गई। गांव के प्रधान ने कहा, करण ने साबित कर दिया कि मेहनत और संस्कार किसी डिग्री के मोहताज नहीं होते। ये सुनकर श्याम प्रसाद जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर भगवान का धन्यवाद दिया। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो खुशी नहीं बल्कि जलन से भरा हुआ था। वो अरुण था। वो बिना बताए गांव आ गया था। उसने सोचा था कि लोग अब भी करण का मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन यहाँ तो सब उसे सम्मान दे रहे थे। मंच पर खड़े अपने छोटे भाई को देखकर अरुण के अंदर कुछ टूटने लगा। उसे वो दिन याद आया जब उसने सबके सामने करण को गंवार कहकर थप्पड़ मारा था। आज वही गंवार हजारों लोगों के बीच सम्मान पा रहा था और वो खुद अंदर से खाली होता जा रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद गांव के लोग करण के साथ तस्वीरें खिंचवाने लगे। तभी अरुण सामने आ गया। वहां मौजूद लोग चुप हो गए। करण ने अपने बड़े भाई को देखा तो तुरंत आगे बढ़ा और उसके पैर छू लिए। अरुण हैरानी से उसे देखता रह गया। जिस भाई का उसने इतना अपमान किया था, उसके मन में आज भी सम्मान था। अरुण कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें झुक गईं। घर पहुंचने के बाद माहौल अजीब सा हो गया। सावित्री देवी ने बड़े प्यार से अरुण के लिए खाना परोसा, लेकिन अरुण की नजरें बार बार करण की तरफ चली जाती। उसे महसूस हो रहा था कि उसने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती अपने ही भाई को छोटा समझकर की थी। रात को जब सब लोग सो गए, तब अरुण अकेला आंगन में बैठा रहा। उसे बचपन की बातें याद आने लगी। कैसे करण हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता था, कैसे वो हर बात में अपने बड़े भाई की तारीफ करता था। लेकिन शहर की चमक ने उसे इतना बदल दिया कि वो अपने रिश्तों की कीमत ही भूल गया। उधर करण अब भी अपने भाई के लिए वही प्यार रखता था। उसने कनिका से कहा, भैया शहर में रहते हैं, वहाँ की जिंदगी अलग होती है, शायद इसीलिए वे बदल गए होंगे। कनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंसान कहीं भी रहे, उसे अपने लोगों की इज्जत करना कभी नहीं भूलना चाहिए। अगली सुबह अरुण ने पहली बार डेयरी को करीब से देखा। वहां दर्जनों लोग काम कर रहे थे। करण हर किसी से प्यार से बात कर रहा था। मजदूर भी उसे मालिक नहीं, परिवार का सदस्य मानते थे। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और बोला, बेटा करण, अगर तू उस दिन हमारे गांव की मदद ना करता तो हम भूखे मर जाते। अरुण ये सब सुनता रहा और उसके भीतर अपराध बोध बढ़ता गया। उसी समय अचानक डेयरी में काम करने वाला एक लड़का भागता हुआ आया और घबरा कर बोला, करण भैया, शहर वाली कंपनी ने हमारा बड़ा ऑर्डर रद्द कर दिया है। अगर आज दूध नहीं बिका तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। श्याम प्रसाद जी चिंतित हो गए। गांव वालों के चेहरे उतर गए।
लेकिन करण शांत खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली और बोला, कोई बात नहीं, भगवान ने अब तक साथ दिया है, आगे भी देगा। लेकिन इस बार मुश्किल पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अगर ये ऑर्डर वापस नहीं मिला तो करण की पूरी डेयरी संकट में पड़ सकती थी। डेयरी का बड़ा ऑर्डर रद्द होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिन लोगों की रोजी रोटी करण की डेयरी से चलती थी, उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। कई मजदूर आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे कि अगर इतना सारा दूध नहीं बिका तो डेयरी बंद भी हो सकती है। श्याम प्रसाद जी चुपचाप खटिया पर बैठ गए। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने जिंदगी में बहुत गरीबी देखी थी और अब उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा फिर उसी अंधेरे में ना चला जाए। लेकिन करण अब भी शांत था। उसने सभी मजदूरों को इकट्ठा करके कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ आप लोगों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये डेयरी सिर्फ मेरा काम नहीं, हम सबका परिवार है। उसकी बात सुनकर कई मजदूरों की आंखें भर आई। कनिका दूर खड़ी अपने पति को देख रही थी। उसे पता था कि करण बाहर से मजबूत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका है। उस रात करण पहली बार बेहद परेशान दिखाई दिया। वो देर तक हिसाब किताब देखता रहा। दूध खराब होने लगा था और नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने थके हुए स्वर में कहा, कनिका, अगर 2 दिन में कोई रास्ता नहीं निकला तो सब खत्म हो जाएगा। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। कनिका ने उसका हाथ थाम लिया। जिस इंसान ने इतने लोगों की मदद की है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस बार उसके अपने दिल में भी डर बैठ चुका था। उधर अरुण ये सब चुपचाप देख रहा था। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि कारोबार सिर्फ बड़े कपड़े पहनने और शहर में रहने से नहीं चलता, बल्कि उसके पीछे कितनी मेहनत और जिम्मेदारी होती है। उसने देखा कि करण खुद भूखा रह सकता है, लेकिन अपने मजदूरों की तनख्वाह नहीं रोकता। वो रात को भी डेयरी में जाकर दूध के डब्बे चेक करता और हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखता। अब अरुण के मन में अपने छोटे भाई के लिए सम्मान धीरे धीरे बढ़ने लगा। अगले दिन सुबह सुबह सावित्री देवी मंदिर में बैठकर रो रही थी। हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत मिट्टी में मत मिलाना। तभी अरुण वहां पहुंचा। उसने पहली बार अपनी मां को इस तरह टूटते हुए देखा था। सावित्री देवी ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, करण ने इस घर को संभाल लिया। अगर ये डेयरी बंद हो गई ना तो वो अंदर से मर जाएगा। माँ की बात सुनकर अरुण का सिर झुक गया। उसे याद आया कि जब वो शहर चला गया था, तब से आज तक उसने कभी पीछे मुड़कर अपने माता पिता की हालत तक नहीं पूछी। लेकिन करण ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उसी दोपहर अरुण अकेले डेयरी पहुंचा। करण वहां मजदूरों के साथ दूध के डब्बे उठा रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। अरुण कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, करण। करण ने पलट कर देखा तो मुस्कुरा दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भैया, आप अंदर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। लेकिन अरुण वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें भर आई। वो कांपती आवाज में बोला, तू सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया है रे। और मैं तुझे हमेशा गंवार समझता रहा। करण कुछ समझ पाता उससे पहले अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने छोटे भाई के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दे करण, मैंने तेरा बहुत अपमान किया। मैंने हमेशा तुझे छोटा समझा, लेकिन असल में छोटा मैं था, तू नहीं। करण ये सुनकर सन्न रह गया। उसने तुरंत अपने बड़े भाई के हाथ पकड़ लिए। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? बड़े भाई कभी छोटे भाई से माफी नहीं मांगते। लेकिन अरुण अब खुद को रोक नहीं पाया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। जिस भाई ने मेरे लिए हमेशा अपने मन में सम्मान रखा, मैंने उसी को थप्पड़ मारा। माँ बाप का साथ छोड़ दिया, रिश्तों से ज्यादा पैसे को बड़ा समझ लिया। लेकिन भगवान ने आज मुझे मेरी औकात दिखा दी। दोनों भाइयों को इस तरह गले लगकर रोता हुआ देख वहां खड़े मजदूरों की भी आंखें नम हो गईं। तभी श्याम प्रसाद जी और सावित्री देवी भी वहां पर आ गए। उन्होंने जैसे ही दोनों बेटों को एक साथ देखा,
उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखा और बोली, आज मुझे लग रहा है कि मेरा परिवार फिर से जुड़ गया। कुछ देर बाद अरुण ने खुद को संभाला और बोला, करण, जिस कंपनी ने तेरा ऑर्डर रद्द किया है उसका मालिक मेरा जानकार है, मैं उससे बात करूंगा। करण ने हैरानी से अपने भाई को देखा। पहली बार उसे लगा कि उसका बड़ा भाई सच में बदल रहा है। अरुण उसी शाम शहर चला गया। उसने कई लोगों से मुलाकात की, पुराने रिश्तों का सहारा लिया और आखिरकार उस कंपनी के मालिक को मनाने में सफल हो गया। कंपनी ने ना सिर्फ पुराना ऑर्डर वापस दिया बल्कि पहले से 2 गुना दूध लेने का वादा भी कर दिया। जब ये खबर गांव पहुंची तो खुशी की लहर दौड़ गई। मजदूर खुशी से चिल्लाने लगे। कनिका की आंखों में राहत के आंसू आ गए। करण ने आसमान की तरफ देखकर भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी ऑर्डर वापस मिलना नहीं था। सबसे बड़ी खुशी थी अपने बड़े भाई को वापस पा लेना। उधर अरुण अब पूरी तरह बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, शहर या पैसों से नहीं होती। असली पहचान उसके संस्कार, मेहनत और रिश्तों की कद्र करने से होती है। और ये सब उसके उस छोटे भाई में था जिसे वो कभी गंवार कहकर अपमानित करता था। समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। जिस घर में कभी अपमान और दूरियां थी, वहां पर अब फिर से अपनापन लौट आया था। अरुण अब पहले जैसा घमंडी इंसान नहीं रहा था। वो अक्सर गांव आने लगा और अपने माता पिता के साथ समय बिताने लगा। सावित्री देवी जब दोनों बेटों को एक साथ हंसते बोलते देखती तो उनकी आंखें खुशी से भर जाती। श्याम प्रसाद जी भी अंदर ही अंदर गर्व महसूस करते थे कि उनका परिवार आखिरकार फिर से जुड़ गया। डेयरी का काम अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। शहर की बड़ी बड़ी कंपनियां करण के साथ जुड़ने लगी थी। गांव के कई बेरोजगार लड़कों को वहां काम मिल गया था। लोग दूर दूर से मां सावित्री डेयरी का नाम सुनकर आते और कहते कि गांव का एक साधारण लड़का अपनी मेहनत से इतना बड़ा काम कर सकता है। ये किसी प्रेरणा से कम नहीं। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी करण के स्वभाव में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। वो आज भी सुबह सबसे पहले उठकर गायों को चारा डालता और मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता। एक दिन गांव में फिर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। इस बार पूरे जिले के अधिकारी आने वाले थे। गांव के प्रधान ने घोषणा की कि इस साल सबसे सम्मानित युवा व्यापारी का पुरस्कार करण को दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा। कनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो दिन याद आया जब उसके पति को सबके सामने गंवार कहकर अपमानित किया गया था। आज वही इंसान पूरे जिले में सम्मान पाने जा रहा था। कार्यक्रम वाले दिन मंच लोगों से भरा हुआ था। जिले के बड़े अधिकारी, गांव के बुजुर्ग और आसपास के सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे। जैसे ही करण का नाम पुकारा गया, तालियों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। करण धीरे धीरे मंच पर पहुंचा। उसने साधारण सफेद कुर्ता पहना हुआ था और चेहरे पर वही सादगी थी। अधिकारी ने उसे सम्मान पत्र और ट्रॉफी देते हुए कहा, करण ने साबित कर दिया कि मेहनत और परिवार के संस्कार इंसान को सबसे बड़ा बनाते हैं। गांव का बेटा आज पूरे जिले का गर्व बन चुका है। भीड़ में बैठे अरुण की आंखें नम हो गई। उसे याद आया कि कभी उसने इसी भाई को अपने घर में नौकर बनाने की बात कही थी। आज वही भाई हजारों लोगों के दिल का मालिक बन चुका था। उसके अंदर पछतावे का दर्द फिर जाग उठा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे मंच पर गया। वहां सबके सामने उसने माइक अपने हाथ में लिया और कांपती आवाज में बोला, आज मैं सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती अपने छोटे भाई का अपमान करके की थी। मैं इसे गंवार और देहाती कहता था, लेकिन असली शिक्षित इंसान तो यही निकला जिसने अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ा, जिसने गांव के लोगों का साथ दिया, जिसने रिश्तों की कीमत समझी। वही असली बड़ा आदमी होता है।
पूरा मैदान शांत हो गया और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो सबके सामने करण के पैरों की तरफ झुक गया। ये देखकर करण घबरा गया। उसने तुरंत अपने भाई को उठाकर गले लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। वहां मौजूद कई लोगों की आंखें भी नम हो गई। सावित्री देवी अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने भगवान की तरफ हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आज मेरी जिंदगी सफल हो गई। मेरे दोनों बेटे फिर से एक हो गए। श्याम प्रसाद जी गर्व से अपने बेटों को देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी चमक रही थी। उसी समय कनिका धीरे धीरे वहां पर आई। अरुण उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, कनिका, उस दिन अगर तुम करण के सम्मान के लिए खड़ी ना होती तो शायद मुझे कभी अपनी गलती समझ ही नहीं आती। तुमने इस परिवार को टूटने से बचा लिया। कनिका की आंखें भर आई। उसने सिर झुकाकर कहा, परिवार तभी खुश रहता है जब उसमें सम्मान और प्यार बना रहे। उस दिन के बाद अरुण ने फैसला कर लिया कि वो अपने माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने शहर और गांव दोनों की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। अब वो हर किसी से गर्व से कहता, मैं करण का बड़ा भाई हूँ। धीरे धीरे करण की डेयरी पूरे प्रदेश में मशहूर हो गई। लोग उसे एक सफल व्यापारी के साथ साथ एक नेक इंसान के रूप में पहचानने लगे। लेकिन करण के लिए सबसे बड़ी जीत पैसा या फिर नाम नहीं था। उसकी सबसे बड़ी जीत थी अपने परिवार का प्यार वापस पाना। एक शाम पूरा परिवार घर के आंगन में बैठा था। गायों की घंटियों की आवाज, मिट्टी की खुशबू और ढलते सूरज की रोशनी पूरे माहौल को शांत बना रही थी। श्याम प्रसाद जी ने दोनों बेटों की तरफ देखकर कहा, याद रखना बेटा, इंसान बड़ा शहर जाकर नहीं बनता, इंसान बड़ा अपने संस्कारों से बनता है। करण ने मुस्कुराकर अपने माता पिता के पैर छुए। उसके चेहरे पर संतोष था। आज उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस इंसान को कभी लोग गंवार कहते थे वही आज सबके दिलों का सम्मान बन चुका था। अरुण वापस शहर चला गया अपनी पत्नी के पास। अब उसके मन में कोई घमंड नहीं था। अब वो सबका सम्मान करता था, चाहे कोई अमीर हो या फिर गरीब। और उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना व्यापार फिर से शुरू किया। रश्मि भी अब अरुण के साथ गांव आने जाने लगी थी। उसके अंदर का घमंड तो अभी भी नहीं गया था, लेकिन हाँ, अब वो किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती थी। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे। कनिका अम्मा के साथ रसोई में काम कर रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आ गया, लेकिन अम्मा जी ने उसे संभाल लिया। दोपहर में अरुण जब खाना खाने के लिए आया तो अम्मा जी ने उसको कनिका के चक्कर के बारे में बताया। करण कनिका को डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि कनिका माँ बनने वाली है। घर में खुशियों का माहौल बन गया। बाबूजी और अम्मा को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उनको सारे जहां की खुशियां मिल गई हों। एक शाम कनिका और करण छत पर बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो करण ने कहा, कनिका, हम अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। हम उसे अनपढ़ नहीं रहने देंगे। और हाँ कनिका, हमें उसे बहुत अच्छे संस्कार देने होंगे ताकि वो हमारे गांव वालों का सम्मान करे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और इस खुशी के लिए भगवान को शुक्रिया अदा किया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।